हे हेलो एवरीवन, बिल्कुल ठीक पढ़ा है थंबनेल में आपने। आज बात करेंगे जापान के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। देखिए, जापान का एजुकेशन सिस्टम बेस्ट इन द वर्ल्ड है। बेस्ट में बी का मतलब हुआ ये सिखाते हैं बिहेवियर, इसीलिए जापान के इंडिविजुअल वेलनेस और पोलाइटनेस में नंबर 1 है। ई मतलब एथिक्स, कभी किसी का बुरा नहीं करते। एस मतलब सोशलाइजिंग, हमेशा सबसे अच्छे कॉन्टैक्ट बना के रखते हैं, सबकी रेस्पेक्ट करते हैं। टी मतलब ट्रस्ट, कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ते। शायद इसीलिए जापान के जितने भी ब्रांड है वो पूरी दुनिया भर में सबसे ट्रस्टवर्दी और सबसे ज्यादा ब्रांड लॉयल्टी का प्रतीक है। इन सारी बेस्ट एजुकेशन को सिखाने के लिए जापानीज अपने इंडिविजुअल बच्चों को पहले 3 साल तक किसी भी नॉलेज पे, किसी भी एग्जाम, किसी भी मार्क्स के क्राइटेरिया पे जज नहीं करते। पहले 3 साल तक जापान के हर बच्चे को मोरल सिखाए जाते हैं, एथिक्स सिखाए जाते हैं, अच्छी कैरेक्टर बिल्डिंग सिखाई जाती है, उन्हें रेस्पेक्ट करना सिखाया जाता है, ताकि जापान का बच्चा जापान से एजुकेशन लेकर के जब दुनिया भर में जाए या कहीं जॉब करे या अपना बिजनेस स्टार्टअप शुरू करे तो जापान के कल्चर, ट्रेडिशन और जापानीज इंडिविजुअल का नाम कहीं नीचा ना कर दे। इसीलिए वो शुरू से अपने एजुकेशन को बेस्ट एजुकेशन सिस्टम बनाते हैं। देखिए, बात चली एजुकेशन की, तो जापान के एजुकेशन को थोड़ा इंडिया के एजुकेशन से कंपेयर करके देखते हैं। देखिए, इंडिया के अंदर लगभग 16 लाख स्कूल है, 40,000 कॉलेजेस है और 800 यूनिवर्सिटी है। लेकिन जापान के अंदर 10 लाख स्कूल है, 11,000 कॉलेजेस है और 700 यूनिवर्सिटी है। यानी कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के मामले में जापान के पास नंबर कम है। साइज में भारत से 7 गुना छोटा है, पॉपुलेशन में भारत से कम है, लेकिन एजुकेशन रैंकिंग में जापान भारत से 117 रैंक आगे चलता है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो जापान के अंदर सिर्फ एक ही बोर्ड चलता है, लेकिन इंडिया के अंदर अलग अलग बोर्ड चलते हैं। सेंट्रल बोर्ड सेंट्रल लेवल पे चलता है, उसके अलावा हर स्टेट के अपने अपने बोर्ड अलग है। राजस्थान बोर्ड अलग है, मध्य प्रदेश अलग है, महाराष्ट्र, केरला, बिहार, झारखंड, सारे बोर्ड अलग अलग है। इन बहुत सारे बोर्ड का एक फायदा है कि बच्चे को अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने को मिल जाती है, लेकिन नुकसान सबसे बड़ा यह है कि बच्चा जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाता है तो दूसरे स्टेट का एजुकेशन लेवल पूरी तरह से अलग है, जिसकी वजह से बच्चे का ओवरऑल ग्रूमिंग नहीं हो पाती। हर एक स्कूल का अपना पढ़ाने का पैटर्न भी अलग है, तो बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पाता और बच्चा एक बुकिश फॉर्म बन के इस एजुकेशन सिस्टम में फंस के रह जाता है। लेकिन जापान की बात करो तो जापान के अंदर सिर्फ एक ही बोर्ड चलता है, MEXT, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस एजुकेशन सिस्टम के चलते पूरे जापान के अंदर सिर्फ एक ही सिस्टम चलता है। इसकी वजह से बच्चा जापान के एक शहर से दूसरे शहर में चला जाए या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाए, उसको एजुकेशन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हर एक स्कूल का अपना पैटर्न जरूर है, लेकिन उस पैटर्न को समझना उसके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। इसीलिए जापान के अंदर ओवरऑल एजुकेशन का डेवलपमेंट काफी ज्यादा है। बात करूं इंडिया के एजुकेशन पैटर्न की, तो इंडिया का एजुकेशन पैटर्न चलता है 4-6-2-3। 4 मतलब पहले 4 साल एलिमेंट्री एजुकेशन, 6 मतलब उसके बाद फिर जूनियर एजुकेशन, फिर 2 मतलब उसके सीनियर एजुकेशन जहां पर वो अपने सब्जेक्ट को पढ़ता है, साइंस को, कॉमर्स को, आर्ट्स को, ह्यूमैनिटी को। उसके बाद 3 साल वो अपने कॉलेज पढ़ता है। कॉलेज के बाद वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, अपने मास्टर्स की तैयारी करता है, यानी कि जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन इंडिया में दी जाती है। लेकिन अगर मैं जापान की बात करूं तो जापान के अंदर सिस्टम चलता है 6-3-3-4। 6 मतलब पहले 6 साल की एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसमें से भी पहले 3 साल तक ना कोई एग्जाम होगा, ना कोई नॉलेज पे जज किया जाएगा। फिर 3 साल उसका जूनियर स्कूल, फिर 3 साल उसका हाई स्कूल, और हाई स्कूल के बाद 4 साल का उसका कॉलेज, और इससे पहले उसे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। इन 4 साल के बाद बच्चा अपनी एजुकेशन में जॉब करना चाहे, बिजनेस करना चाहे, स्टार्टअप शुरू करना चाहे, उसको पूरी आजादी दी जाती है, क्योंकि वहां पे ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। इसीलिए जापान के अंदर ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी, ज्यादा अच्छा एजुकेशन और कूलेस्ट एजुकेशन सिस्टम बनता है। अब ये जो पैटर्न निकल कर आया, यानी कि इंडिया के अंदर ये जो 4-6-2-3 और जापान के अंदर ये जो 6-3-3-4 है, ये कहां से आया? तो देखिए, इंडिया फॉलो करता है ब्रिटिश पैटर्न को, जापान फॉलो करता है फ्रेंच के पैटर्न को। इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर लगभग 40 स्टूडेंट को संभालने के लिए सिर्फ एक टीचर है, यानी कि स्टूडेंट टीचर रिलेशन और रेशो बिल्कुल बेकार है। जापान के अंदर यहीं पर ये रिलेशन और रेशो चला जाता है, हर 20 स्टूडेंट को संभालने के लिए एक टीचर है। इसलिए जापान के अंदर हर टीचर हर एक स्टूडेंट को पर्सनलाइज अटेंशन दे पाता है, बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट को समझ पाता है, बच्चे के मिशन, विजन, लाइफ के एस्पिरेशन को समझ पाता है, इसीलिए वो उसे अच्छे से गाइड कर पाता है। लेकिन इंडिया के अंदर क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा है और टीचर कम है, इसलिए टीचर का सारा फोकस अपने सिलेबस को कंप्लीट कराने और अपनी जॉब को बचाने में रहता है। इसीलिए इंडिया के अंदर जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन, रेक्टाफिकेशन, रोटन सिस्टम बन चुका है। इसीलिए इंडिया के अंदर जो अटेंडेंस है वो सिर्फ 51% है और जापान के अंदर 99% है। इंडिया के अंदर लिटरेसी रेट सिर्फ 75% और जापान के अंदर यही लिटरेसी रेट 99% है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक कंट्री जो इंडिया में साइज में 7 गुना छोटी है, पॉपुलेशन में कम है, एजुकेशन रैंकिंग में 100
17 पॉइंट आ गए, उसके पीछे 7 बड़े रीजन है। पहला पॉइंट है हाई फोकस ऑन क्रिएटिविटी। देखिए जापान के अंदर बच्चे की जो 6 ईयर की एलिमेंट्री एजुकेशन है, उसमें से पहले 3 साल है जहां पर बच्चे को सिर्फ मोरल, कैरेक्टर, रेस्पेक्ट सिखाई जाती है, उसी टाइम ड्यूरेशन में उन्हें हाई क्रिएटिविटी सिखाई जाती है। अपनी पेंटिंग, आर्ट और क्राफ्ट के टाइम पीरियड में बच्चे को अलग अलग नई नई टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है। एक टेक्नोलॉजी का नाम है नेमलेस पेंट। इसके अंदर बच्चे को कलरलेस ट्यूब्स पकड़ा दी जाती हैं, क्योंकि सारी ट्यूब्स व्हाइट कलर की, इसलिए बच्चे के पास कलर को सिलेक्ट करने का कोई चॉइस नहीं है। बच्चे ने फॉर एग्जांपल एक ट्यूब ली जिसके अंदर ब्लू कलर है, फिर बच्चे ने कोई दूसरा ट्यूब लिया जिसके अंदर फॉर एग्जांपल पिंक कलर है। अब ब्लू कलर और पिंक कलर को मिलाने से कौन सा नया कलर बनेगा, ये उसकी अपनी क्रिएटिविटी है। इससे वो धीरे धीरे सीख पाता है कि किस कलर की क्वांटिटी ज्यादा करने से और किस कलर की क्वांटिटी कम करने से कौन सा नया कलर बनेगा। इस नए कलर को बनाने के लिए उसकी जो क्रिएटिविटी लग रही है, यह हाईली क्रिएटिविटी बनती है। इस हाई क्रिएटिविटी टेक्नोलॉजी और स्किल्स को बनाने का पूरा क्रेडिट जाता है योकोमी इमाई और अयामी मोटोकोई को। इन्होंने इस डिजाइन को बनाया जिससे कि बच्चे की हाई क्रिएटिविटी, नए नए कलर कॉम्बिनेशन बन सके। 2012 के अंदर इसे हाईली क्रिएटिविटी स्किल्ड डिजाइन का अवार्ड भी मिला था। इस क्रिएटिविटी के चलते जापान का एजुकेशन सिस्टम कूलेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड बनता है। लेकिन इंडिया के अंदर आज भी क्रिएटिविटी के नाम पे, आर्ट्स, पेंटिंग, ड्राइंग के नाम पे वही फ्रूट्स की पेंटिंग बनाई जाती है, घर की पेंटिंग बनाई जाती है, पहाड़ की पेंटिंग बनाई जाती है, बादलों की पेंटिंग बनाई जाती है। दूसरा पॉइंट जो जापान के एजुकेशन सिस्टम को कूलेस्ट एजुकेशन सिस्टम बनाता है वो है नो क्लास कॉन्फ्लिक्ट। देखिए जापान के अंदर जापान के स्कूल के ही बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप बना के, क्लास हो, गार्डन हो, कैफेटेरिया हो, टॉयलेट हो या उनका खुद का क्लासरूम हो, उसे क्लीन कराने का काम इन छोटे छोटे ग्रुप्स को पकड़ा दिया जाता है। अब हर वीक पे काम रोटेट होता है और छोटे छोटे ग्रुप मिलकर इस काम को करते हैं। इससे काफी सारी टीम बिल्डिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर आ जाती है। मिलजुल करके काम करना वो सीख जाते हैं, छोटे छोटे काम की रेस्पेक्ट वो करना सीख जाते हैं, जिसकी वजह से उनका एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड होता है। प्लस वो किसी भी काम को छोटा नहीं समझते। लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में यही साफ सफाई, क्लीनिंग करने के लिए भैया जी और बाई जी को लगा दिया जाता है। बाई जी का काम बाई जी करेगी, भैया जी का काम भैया जी करेंगे। अगर किसी बच्चे ने गलती से स्कूल की किसी टेबल को साफ कर लिया तो अगले दिन पेरेंट्स स्कूल में लड़ने आ जाते हैं कि हमारे बच्चे को स्कूल में एजुकेशन के लिए भेजा जाता है, ना कि साफ सफाई करने के लिए। इसीलिए जापान का एजुकेशन सिस्टम कूलेस्ट एजुकेशन बनता है। तीसरा पॉइंट जो जापान के एजुकेशन को कूलेस्ट बनाता है वो है स्टैंडर्डाइज्ड मील। जापान के अंदर हर क्लास के अंदर, हर एज ग्रुप के बच्चे के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड मील बनाया गया है जो कि वेल हेल्दी और वेल न्यूट्रिशन बैलेंस्ड फूड वाला है, जिसकी वजह से बच्चा काफी हेल्दी बनता है, बैलेंस डाइट लेता है, इसलिए उसकी मेंटल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है। इसीलिए वो एजुकेशन में काफी ध्यान दे पाता है और इसीलिए शायद वहां की अटेंडेंस भी 99% है। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया के अंदर अपने ब्रंच और लंच में बच्चा या तो मैगी लाएगा, पास्ता लाएगा, ब्रेड लाएगा, सॉस लाएगा, जैम लाएगा। उसे वो खा पाया या नहीं खा पाया, ये टीचर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, स्कूल की कोई जिम्मेदारी नहीं है, पेरेंट्स की भी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि बच्चा स्कूल के अंदर है और पेरेंट्स घर के अंदर है। इसीलिए इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है वहां अटेंडेंस पूरी नहीं मिल पाती, हेल्दी बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती। इनफैक्ट स्कूल के अंदर बच्चों को बुलाने के लिए मिड डे मील जैसी स्कीम को चलाना पड़ता है। चौथा पॉइंट जो जापान के एजुकेशन सिस्टम को कूलेस्ट एजुकेशन सिस्टम बनाता है वो है इनका लव टुवर्ड्स देयर ट्रेडिशन एंड कल्चर। जापान के अंदर राइस पेपर पे, बांबू ट्री से अलग अलग कलर से जापानीज इंडिविजुअल अपने बच्चों को ट्रेडिशन और कल्चर सिखाते हैं, कैलीग्राफी सिखाते हैं, उन्हें पोट्री सिखाते हैं, उन्हें बताते हैं कि उनका ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, कितना शानदार ट्रेडिशन उनका रहा है, कितनी अच्छी मोरल और एथिक एजुकेशन वो देते हैं। न्यूक्लियर अटैक होने के बाद भी कितना जल्दी उन्होंने 20 साल के अंदर बाउंस बैक किया। ये सारी चीजें वो अपने एजुकेशन के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, जिससे जापान का हर एक इंडिविजुअल अपने ट्रेडिशन, कल्चर के प्रति रेस्पेक्ट रखता है। लेकिन वहीं इंडिया की बात करो तो इंडिया के अंदर ना बच्चा 26 जनवरी पे स्कूल जाना पसंद करता है, ना 15 अगस्त पे स्कूल जाना पसंद करता है। अपने ट्रेडिशन, कल्चर की बात करना वो पसंद नहीं करता। इंडिया में रहकर के वेस्टर्न कल्चर को वो फॉलो करना शुरू कर देता है। इसीलिए जापान का एजुकेशन सिस्टम बेस्ट एंड कूलेस्ट इन द वर्ल्ड है। पांचवा पॉइंट है आफ्टर स्कूल एक्स्ट्रा करिकुलम क्लासेस। देखिए जापान के अंदर स्कूल के अंदर क्रिएटिविटी वो सीख लेगा, कल्चर सीख लेगा, रेस्पेक्ट सीख लेगा, काम सीख लेगा, लेकिन इवनिंग क्लासेस में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में जाकर के एक्स्ट्रा एक्टिविटी सीखना वहां बड़ी कॉमन सी बात है। जापान का इंडिविजुअल सैटरडे संडे को भी अपनी एजुकेशन लेता है, लेकिन इंडिया के अंदर एक्स्ट्रा क्लासेस का मतलब हुआ ट्यूशन क्लासेस, कोचिंग क्लासेस। एक्स्ट्रा करिकुलम कुछ नहीं है, स्कूल वाले भी ध्यान नहीं देते पेरेंट्स के लिए, तो वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज ही, उन्हें सीखने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए जापान के इंडिविजुअल हमसे काफी आगे निकल जाते हैं और इंडिया का एजुकेशन काफी पीछे रह जाता है। रोटन सिस्टम बना हुआ है बुक फॉर्म बनाने के लिए, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन की तरह एक पैटर्न बन गया है। 6 पॉइंट जो जापान के एजुकेशन को कूलेस्ट बनाता है वो इनका 3 ट्राइमेस्टर एजुकेशन सिस्टम। देखिए जापान का एजुकेशन सिस्टम 3 अलग अलग ट्राइमेस्टर में डिवाइडेड है। पहला जो अप्रैल से शुरू होकर के जुलाई में खत्म होता है, फिर सितंबर से शुरू होगा, दिसंबर में खत्म होगा, फिर जनवरी में शुरू होगा और मार्च में खत्म होगा। इन 3 ट्राइमेस्टर में उसे 6 वीक की समर वीक मिल जाएगी, 2 वीक की विंटर और स्प्रिंग वीक मिल जाएगी। इस छोटे छोटे ट्राइमेस्टर की वजह से
उसकी क्रिएटिविटी बनी रहती है, स्कूल में अटेंडेंस बनी रहती है, लिटरेसी में काफी आगे और इसलिए काफी स्ट्रॉन्ग मोरल कैरेक्टर वाली एजुकेशन वो प्रोवाइड कराते हैं। हमारे यहां पर ऐसा कोई ट्राइमेस्टर सिस्टम देखने को नहीं मिलता, छोटे छोटे सेमेस्टर और ईयर बेस्ड एजुकेशन है, लेकिन उसकी वजह से क्योंकि रोटन सिस्टम है, स्टूडेंट बहुत सारे हैं और टीचर कम है, इसलिए एजुकेशन सिर्फ एक बुकिश एजुकेशन जॉब ओरिएंटेड रह गई है। इसलिए बच्चा स्कूल जाना पसंद नहीं करता और शायद इसीलिए इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम एक बेकार एजुकेशन सिस्टम बन गया है। और सुपर 7 पॉइंट जो जापान के एजुकेशन सिस्टम को कूलेस्ट एंड बेस्ट एजुकेशन इन द वर्ल्ड बनाता है वो इनका आफ्टर स्कूल ट्रेनिंग प्रोग्राम। देखिए अपने हाई स्कूल की एजुकेशन के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले बच्चे को 2 काम करने हैं। पहला, उसे एक तो कॉर्पोरेट लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करना कंपलसरी है, जहां पर बच्चे को नई नई लीडरशिप स्किल सिखाई जाती हैं ताकि फ्यूचर में वो कभी जॉब करे, बिजनेस करे, स्टार्टअप करे तो अपने बिजनेस को एक लीडरशिप के माइंडसेट से वो चला सके। क्योंकि जापान का एजुकेशन सिस्टम जॉब ओरिएंटेड नहीं है, बिजनेस ओरिएंटेड है, इसलिए ये लीडरशिप प्रोग्राम अटेंड करना सबके लिए कंपलसरी है। दूसरी बात, इस एजुकेशन सिस्टम प्रोग्राम को लेने के बाद बच्चे को एक एग्जामिनेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जिस कॉलेज के अंदर उसे एडमिशन चाहिए उस कॉलेज के लिए एक स्पेसिफिक एग्जाम उसे देनी पड़ती है। अगर इस एग्जामिनेशन में वो पास हुआ तभी उसका उस कॉलेज में एडमिशन होगा, और वो एग्जामिनेशन में पास नहीं हुआ, फेल हो गया, तो उसे रीअपियर करना पड़ेगा खुद को इस एग्जामिनेशन को देने के लिए। इस एग्जामिनेशन का टाइम पीरियड बहुत टफ रखा जाता है, सिलेबस काफी टफ होता है, जिसको फॉलो करने के लिए बच्चे को जो एग्जामिनेशन हॉल है उस एग्जामिनेशन हॉल को एग्जामिनेशन हॉल ना बोल करके एग्जामिनेशन हेल बोल जाता है। इस रिगेरियस प्रोसेस को क्रॉस करके जब बच्चा कॉलेज लाइफ में जाता है तो वो सबसे कूलेस्ट लाइफ होती है, क्योंकि वो इतनी सारी क्रिएटिविटी, नई रेस्पेक्ट, नए ट्रेडिशन और सिविलाइजेशन को सीख करके, मोरल कैरेक्टर बिल्डिंग को सीख करके, इंटीग्रिटी रेस्पेक्ट को सीख करके इस एजुकेशन के कॉलेज लाइफ तक आता है। इसके बाद वो अपना जॉब करे, बिजनेस करे, वो कंप्लीटली फ्री है, क्योंकि वो काफी वेल फिल्ड माइंड बन चुका है, वेल फॉर्म्ड माइंड इंडियन एजुकेशन की तरह नहीं रहा। अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर जापान से इन 7 पॉइंट में से कौन से पॉइंट को अडॉप्ट करना चाहिए कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। जापान के एजुकेशन सिस्टम का ये वीडियो पसंद आया लाइक करिए, इंफॉर्मेटिव लगता है इसे शेयर जरूर करिएगा। फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। वीडियो क्लास तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।